Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 2, Reproduction in Plants. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन. ठीक है. अब क्या होता है टिश्यू कल्चर? तो बेटा जब भी आप नए प्लांट को ग्रो कराएं शेल कल्चर टेक्निक के थ्रू या टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, तो इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. कोई पूछेगा आपसे क्या है माइक्रो प्रोपेगेशन, तो क्या बोलोगे कि भाई जब मैं सेल कल्चर टेक्निक का यूज़ करूं, टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करूं और प्लांट को ग्रो कराऊं, तो वो काय के अंदर आएगा माइक्रो प्रोपेगेशन. अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई क्या है टिश्यू कल्चर टेक्निक या क्या है सेल कल्चर टेक्निक. तो बेटा होता क्या है, इसमें हम एक स्मॉल पीस लेते हैं किसी भी प्लांट का, और वो जो स्मॉल पीस होता है वो हमेशा हम प्लांट के टिप से कट करते हैं. भाई प्लांट के टिप से क्यों कट करते हैं? क्योंकि वहीं पर लिविंग सेल्स होते हैं, है ना. तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में आप एक स्मॉल पीस लेते हैं टिश्यू का, जिसे आप कहेंगे एक्स प्लांट. ये कट कर देते हैं आप किसी भी प्लांट के ग्रोइंग टिप से. कर दिया कट आपने. अब टिप ही क्यों कट किया? क्योंकि टिप में ही होते हैं लिविंग सेल्स. ठीक है, जो रैपिड सेल डिवीजन में आपको हेल्प करेंगे. फिर इसको आपने टिप लिया था ना प्लांट का, उसको आप रखेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में. तो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होगा बेटा? एक ऐसी सॉइल है ना जहाँ पर विटामिन्स हो, ऑक्सीजन्स हो, साइटोकाइनिन्स हो. अब ऑक्सीजन साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं? तो बेटा ये प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में आपको उस प्लांट के टिप को रखना है अंडर एसेप्टिक कंडीशन. अब एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है बेटा? किसी ऐसी जगह आप ओपन में उस प्लांट के टिप को ना रख दें जहाँ सेल डिवीजन पॉसिबल ही ना हो, उसके ऊपर फंगस लग जाए, ईस्ट लग जाए, है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा आके उसको परेशान करे. एसेप्टिक कंडीशन मतलब जहाँ बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस ना हो. अब इसका जो सेल होगा वो रैपिडली डिवाइड होने लग जाएगा और एक सेल मास को तैयार कर लेगा. आपने लिविंग सेल्स लिए ही इसीलिए थे ना, जिसे आपने एक्सप्लांट कहा. वो क्या है? लिविंग सेल्स है ना, प्लांट का टिप है. तो वो सेल अब डिवाइड होंगे तो सेल मास तैयार कर लेंगे. उस सेल मास को क्या कहते हैं? कैलस. अब दो चीज़ें बहुत ध्यान से सुन लो. एक्सप्लांट क्या है? किसी भी प्लांट का ग्रोइंग टिप है. ठीक है. कैलस क्या है? जब वो ग्रोइंग टिप मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, है ना, उसमें सेल डिवीजन होने लग जाएगा, उसको क्या कहेंगे? कैलस. फिर आप कैलस को ट्रांसफ़र कर दोगे अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसके अंदर प्लांट हार्मोन होंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे. प्लांट न्यूट्रिएंट मैंने पहले ही बताया, जिसमें विटामिन्स हो, सुक्रोज हो, ठीक है, ऑक्सीजन्स हो. जो सेल्स होते हैं कैलस के, जब वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में रहेंगे तो डिवाइड होने लग जाएंगे, है ना. रूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा, शूट सिस्टम डेवलप होने लग जाएगा, बहुत सारे न्यू प्लांटलेट्स देखने को आपको मिल जाएंगे. देखो इस डायग्राम में अच्छे से दिया है कि ये कल्चर मीडियम था, ये कैलस. कैलस क्या है बेटा? सेल जब डिवाइड होके सेल मास में रेडी हो गए उसको कहा कैलस. फिर ये जो कैलस है इससे आपको बहुत सारे प्लांटलेट्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट देखने को मिल रहे हैं ना. ये जो प्लांटलेट्स होंगे हम इन्हें ग्रो कर देंगे पॉट्स में जिसमें सॉइल होगी. अब हम वो सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनको हम ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू. एस्पेरागस, क्या? एस्पेरागस, क्राइसैंथेमम, ऑर्किड्स. ये 3 एग्जाम्पल हैं वो प्लांट जो टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो किए जा सकते हैं. एस्पेरागस, क्राइसैंथेमम, ऑर्किड्स. अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझेंगे कि भाई आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कराने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है? तो है बेटा. आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन आप कॉमनली यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए. हॉर्टिकल्चर जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल को ग्रो करते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं? हॉर्टिकल्चर. फ्लावर्स, फ्रूट्स किसका पार्ट है? हॉर्टिकल्चर. एग्रीकल्चर तो आप भाई
पल्सेस ग्रो कर रहे हो, वीट ग्रो कर रहे हो, राइस ग्रो कर रहे हो। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कॉमनली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, साथ ही साथ डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। बेटा जो भी फ्रूट ट्री है, एक ऐसे फ्रूट ट्री को हम तैयार कर सकते हैं जो डिसीज रेसिस्टेंट है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगती, जिसका यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है। बेटा नेक्स्ट जो टिश्यू कल्चर है उसके थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हो। एक टिनी पीस ऑफ प्लांट से, प्लांट का एक टिनी पीस लिया, उससे आपने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स डेवलप कर लिए थ्रू टिश्यू कल्चर। द प्लांट्स ग्रोन आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो प्लांट यहाँ पर ग्रो होंगे वो क्या से होंगे, इन्फेक्शन से फ्री होंगे। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है, प्लांट को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, बहुत सस्ते में ग्रो कर सकते हो। रैपिड मतलब बहुत फास्ट होता है, इजी मतलब प्रोसेस इजी होती है, चीपर मतलब सस्ता मीडियम है, ठीक है। तो प्लांट प्रोपगेशन चीप है, इजी है, रैपिड है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें प्लांट में फूल और फल बहुत जल्दी आते हैं। तो पहला एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं, इजी वे में करते हैं, सस्ता बहुत चीपर मेथड है ये प्रोपगेशन का। और ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम ग्रो करते हैं उनमें फ्लावर्स भी जल्दी आते हैं, फ्रूट्स भी जल्दी होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मतलब जो न्यू प्लांट्स मिलेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जो नए प्लांट्स होंगे वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगे पेरेंट प्लांट की। आपको एक अच्छा पेरेंट प्लांट मिलता है जिसमें डिसीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी है ना, जो फ्रूट अच्छे देता है, जो फ्लावर अच्छे देता है, उसकी मल्टीपल कॉपी आप बना सकते हो, उसकी एग्जैक्ट कॉपी आप बना सकते हो। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो नया प्लांट बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट प्लांट का। ईजी टू ग्रो, बस आपको पेरेंट प्लांट को अच्छा खोजना है, अच्छा ढूंढना है। भाई ये प्लांट जो था इसमें फूल भी जल्दी आ गए, फल भी जल्दी आ गए, है ना, इसमें डिसीज़ भी नहीं लगती है, डिसीज़ रेसिस्टेंट भी है, तो चलो इसकी एग्जैक्ट कॉपीज़ हम बनाते हैं, तो वो आप बना सकते हैं। ईजी टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। ध्यान देने की ज़रूरत अर्ली स्टेजेस में बहुत कम पड़ती है। प्लांट ग्रो वेजिटेटिवली यूजुअली नीड लेस अटेंशन इन अर्ली स्टेजेस। प्लांट ग्रोथ की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें हम कम भी ध्यान दें तो चल जाएगा, इजीली ग्रो हो जाता है प्लांट, है ना। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन विदाउट सीड फॉर्मेशन, आपको सीड फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बिना सीड फॉर्मेशन के आप काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स जैसे कि बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज, पाइनएप्पल, डहलिया जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स, उन्हें आप वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हो। गुलाब का जो फूल होता है आपने देखा होगा, कहीं से कलम काट के लाए लगा दी, है ना। तो बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाइबल सीड प्रोडक्शन नहीं करते, उनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना सीड के। एग्जाम्पल बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज, पाइनएप्पल, डहलिया। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस को, हानियाँ, लॉस। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो पहला है बेटा, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे हैव मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। विद द सडन स्प्रेड ऑफ डिसीज़ इन द फार्म, अगर फार्म में मतलब जो आपका एरिया है जहाँ पर आपने प्लांट ग्रो किए हैं वहाँ पर कोई डिसीज़ स्प्रेड हुई तो वो हर प्लांट को लग जाएगी, है ना, क्योंकि सारे ही प्लांट जेनेटिकली कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। नेक्स्ट ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट, और बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। जो प्लांट ग्रो होते हैं वो सेम एरिया में ग्रो हो जाते हैं क्योंकि सीड डिस्पर्जल तो है ही नहीं। सीड डिस्पर्जल में क्या होता है, एक सीड यहाँ गिरा, दूसरा यहाँ गिरा, तीसरा यहाँ गिरा, तो इनको पर्याप्त सॉइल मिल जाएगी, उस सॉइल का वाटर मिल जाएगा, तो इनके पास सफिशिएंट स्पेस है ग्रो करने के लिए, है ना। पर जब सीड डिस्पर्जल नहीं होता वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो जो
प्लांट्स होते हैं वो बहुत पास पास हो जाते हैं और फिर इन्हें सोर्सेस के लिए आपस में लड़ना पड़ता है, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। 2 पेरेंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे न्यू इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी राइज होता है न्यू इंडिविजुअल का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है बेटा, गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स बनाने के लिए कौन चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए, तभी राइज हो पाएगा किसका, न्यू इंडिविजुअल का। अब हम फ्लावर को पढ़ेंगे। नाउ फ्लावर, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा क्लास 6 में जब आप थे तब आपने पढ़ाई की थी, फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था, ठीक है। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इट फॉर्म सीड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। फ्लावर से ही सीड मिलेगा, सीड से फिर आप नए प्लांट को बनाएंगे। एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसके पास क्या होता है बेटा, 4 वॉल्स। बेटा एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। याद रखना, आप लोगों ने क्लास 6 में फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा है। फ्लावर से ही क्या फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है और सीड से फिर एक नए प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं। इट फॉर्म सीड्स, क्या, फ्लावर फॉर्म सीड्स, और सीड से आप नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कंप्लीट फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है बेटा। इन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है एक्सेसरी वॉल्स, कैलेक्स, करोला। क्या है ये, एक्सेसरी वॉल्स, पर वहीं पर एसेंशियल वॉल्स हैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब बेटा इन्हें 2 कैटेगरी में क्यों बांटा है, तो बेटा जो एसेंशियल वॉल्स होते हैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बेटा ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेन रिप्रोडक्शन का काम करने वाले, ठीक है। अब हम एक्सेसरी वॉल्स की बात करें तो एक्सेसरी वॉल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेसरी वॉल्स को। तो एक्सेसरी वॉल्स में पहले क्या आएगा, कैलेक्स। कैलेक्स क्या है, ये आउटर मोस्ट वॉल्स है फ्लावर का। फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल्स क्या कहलाता है, कैलेक्स। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा ग्रीन लीफ लाइक सेपल्स होती हैं ये, ठीक है, दिख गई आपको। दे प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। फिर से ध्यान से सुनो, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा तो उसकी इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी है, लीफ लाइक सेपल्स को दी है, जो 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये ही आउटर मोस्ट वॉल्स है फ्लावर का। तुम लोगों ने रोज़ बर्ड को तो देखा होगा ना, इस तरीके से और इसके अंदर फ्लावर होता है, फिर धीरे धीरे ये सेपल्स ऐसे नीचे की तरफ आते जाएंगे और फूल खिलेगा। ये देखो ना यार, ये ठीक है, बर्ड में दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये चाइनी रोज़ है, इसके ये सेपल्स हैं, है ना, और ये रोज़ के सेपल्स हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, समझो लो बस, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम। जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है ना तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये सेपल्स, कैलेक्स, ठीक है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसलिए ये यहाँ पर आपको ओपन दिख रहे हैं, पर जब इनिशियल स्टेज में फ्लावर रहता है तो ये फ्लावर को कवर करके रखता है। उसके बाद करोला, ये सेकेंड वॉल्स होता है फ्लावर का। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 5 और मोर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। इसमें भी 5 या 5 से ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं, मैमल्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाए। करोला, ये सेकेंड वॉल्स है फ्लावर का। ये इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है बर्ड, इंसेक्ट, मैमल्स को अट्रैक्ट करना।
किस लिए? जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाए। ये किससे मिलके बना होता है? 5 या 5 से ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड पेटल से मिलके बना होता है। तो बेटा करोला कैसे डिफाइन करोगे? क्या है करोला? करोला है पेटल्स का ग्रुप, ठीक है। किसी में 5 पेटल होती हैं, किसी में 5 से ज़्यादा पेटल भी हो सकती हैं, कितनी भी पेटल हो सकती हैं, है ना। तो करोला क्या है? सेकेंड वल्ज है फ्लावर का। ये किससे मिलके बना होता है? ब्राइटली कलर्ड पेटल से मिलके बना होता है, जो 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये करोला, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये क्या करता है भाई? ये इंसेक्ट को, बर्ड को, मैमल को अट्रैक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल वर्ड्स को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एंड्रोसियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है, वल्ज होता है, मेल रिप्रोडक्टिव वल्ज होता है। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वल्ज। इसमें क्या क्या आता है? स्टैमेन, और हर स्टैमेन बनता है सेक लाइक एपिकल एंथर से। क्या बोला मैंने? सेक लाइक एपिकल एंथर। ये देखो, ये है स्टैमेन। स्टैमेन में आता है एंथर, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट और एंथर। तो एंड्रोसियम को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव वल्ज है, इसमें स्टैमेन्स होते हैं और हर स्टैमेन फॉर्म होता है सेक लाइक एपिकल एंथर में, ठीक है। लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, और एंथर के अंदर क्या होते हैं? ये जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, और इसमें क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। तो फिलामेंट एंथर किसका पार्ट है? स्टैमेन का पार्ट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं, और इनमें क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। अब गाइनोशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे ही हम पिस्टिल भी कहते हैं। इसके अंदर आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अच्छे सुनो, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? गाइनोशियम है। इसे ही आप पिस्टल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ही ओव्यूल्स होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स हैं या एग है, ये कहाँ पर ही फॉर्म होता है? ओव्यूल में फॉर्म होता है। नाउ यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्शुअल फ्लावर्स। देखो बेटा, फ्लावर जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, स्टैमेन भी होगा और पिस्टल भी होंगे, उन्हें बाइसेक्शुअल फ्लावर कहेंगे। वो फ्लावर जिनमें या तो स्टैमेन्स होंगे या सिर्फ पिस्टल होंगे, उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। जो मेल फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर्स, और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। अब हम बात करेंगे डायोशियस और मोनोशियस प्लांट की। डायोशियस और मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल में क्या देखा हमने? वो फ्लावर जिनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। पर जिसमें सिर्फ एक होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। ऐसे ही हम पढ़ेंगे डायोशियस एंड मोनोशियस प्लांट। बेटा वो प्लांट जिसमें प्लांट बियरिंग मेल फ्लावर्स इन वन प्लांट एंड फीमेल फ्लावर इन अनदर प्लांट, वो प्लांट जिनमें मेल फ्लावर एक प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में होता है, उन्हें कहते हैं डायोशियस प्लांट। एग्जाम्पल पपाया, क्या इसका एग्जाम्पल है? पपाया और साइकस। फिर से सुनो, प्लांट बियरिंग मेल फ्लावर इन वन प्लांट, वो प्लांट जिसमें मेल फ्लावर एक प्लांट में होगा, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में होगा, उन्हें डायोशियस कहते हैं, जैसे पपाया और साइकस। वो प्लांट बियरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होगा फीमेल फ्लावर भी होगा, उसे हम कहते हैं मोनोशियस। मेज, कोकोनट, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक साथ में आ गए, मोनोशियस। एक में मेल फ्लावर आए, दूसरे में फीमेल फ्लावर आए, डायोशियस।
बेटा अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड फॉर्मेशन होगा, फिर फ्रूट आएंगे, फिर सीड डिस्पर्जल होगा। ठीक है, या तो सीड का डिस्पर्जल होगा या फ्रूट का डिस्पर्जल होगा, और फिर सीड जर्मिनेशन होगा, और फिर ये साइकिल ऑन एंड ऑन चलती जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, तो कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी? सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, फिर सीड का डिस्पर्जल होगा, फ्रूट का डिस्पर्जल होगा, और बाद में वो जो फ्रूट है उसके थ्रू जो सीड आएगा वो जर्मिनेट होगा। चलो, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। एंथर से पिस्टल के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। फिर से ध्यान से सुनो, जो ट्रांसफ़र होता है ना किसका? पॉलन ग्रेन का। कहाँ से? एंथर से। कहाँ पर? स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। ये पहली स्टेप होती है सीड फॉर्मेशन प्रोसेस की। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कई बार सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, कई बार क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा जब जो सेम फ्लावर होगा उसमें हो रहा है, या दो फ्लावर जो सेम प्लांट के बीच के हैं उनमें हो रहा है। फिर से ध्यान से सुनो, सेल्फ पॉलिनेशन कब कहोगे? जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है या एक प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। क्या एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? फ्लावर्स नीड नॉट टू बी सेंटेड और ब्राइटली कलर्ड। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की ज़रूरत नहीं, सेंट खुशबू की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों एक ही जगह अवेलेबल हैं। ठीक है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट के दो फूलों में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें सेंटेड और ब्राइट कलर की ज़रूरत नहीं है। सेंटेड और ब्राइट कलर की ज़रूरत जब होती है जब हमारे पास बटरफ्लाई आए, ठीक है, बीज आए जो पॉलिनेशन को परफॉर्म करा पाए, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इन्हें ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत नंबर में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करें और फिर बीज इन पॉलन ग्रेन्स को लेकर के अलग अलग प्लांट के ऊपर जाएं। देर इज़ नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। किसको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स? इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो भाई पहला एडवांटेज है कि फ्लावर को सेंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्राइट कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोड्यूस करें लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स को। साथ ही साथ इन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, किसी बर्ड की, किसी बी की, किसी बटरफ्लाई की ज़रूरत नहीं है। इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस। ये रेस की प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। जो नया प्लांट बनता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स की तरह। नया प्लांट किसकी तरह ही होगा? अपने पेरेंट की तरह होगा। डिसएडवांटेज क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन का? न्यू वैरायटीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, रेसिस्टेंस फॉर डिसीज़ इन प्लांट डिक्रीजेस। प्लांट के अंदर जो डिसीज़ को रेसिस्ट करने की पावर है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इस डायग्राम में बहुत ही खूबसूरती से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाया गया है। तो बेटा ए और बी पॉइंट को आप देखो, ये ए है और ये बी है। देखो, जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो, है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। एक ही फ्लावर में हो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। पर ये दो अलग अलग प्लांट हैं और इसके बीच में, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट के दो फ्लावर्स हो या एक ही फ्लावर्स में हो, एक ही फ्लावर में हो या दो फ्लावर्स में हो, तो सेल्फ दो अलग अलग प्लांट हैं, दो अलग अलग फ्लावर हैं, दो अलग अलग प्लांट के उनके बीच में हो तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन two flowers
ऑन टू सेपरेट प्लांट्स ऑफ सेम काइंड के दो अलग अलग प्लांट होंगे, उनके दो अलग अलग फ्लावर होंगे, उसके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। शर्त बस इतनी ही है कि सेम काइंड के फ्लावर होने चाहिए, रोज रोज। ठीक है, जब दो प्लांट इन्वॉल्व हों, दो प्लांट के फ्लावर इन्वॉल्व हों तो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। देंगे क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस। भाई जो नई वैरायटी मिलेगी ना हमें प्लांट की, वो डिसीज़ रेसिस्टेंट होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी। इंश्योर्स न्यू वेराइटीज़, और क्रॉस पॉलिनेशन न्यू वेराइटी को भी इंश्योर करता है जिसमें नए कैरेक्टर्स होंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इट डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। भौरा, मधुमक्खी, तितली, चिड़िया आई तो पॉलिनेशन होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा बुरी बात यही है कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बर्ड्स होना ज़रूरी है, इंसेक्ट्स होना ज़रूरी है। फ्लावर्स नीड टू बी सेंटेड एंड ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स का सेंटेड होना बहुत ज़रूरी है जिससे नेक्टर के लिए बीज आएँ, बटरफ्लाइज आएँ, और ब्राइट कलर का होना ज़रूरी है जिससे ये इंसेक्ट अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस एज पॉलन ग्रेन्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। ये वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि इसके लिए पॉलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। पॉलन ग्रेन्स अगर ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन कम होता जाएगा, मतलब चांसेस कम हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को और क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के एक फ्लावर में ही पॉलिनेशन होगा, है ना, या सेम प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। पर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र तो होगा पर एक ही पेड़ के एक फूल में ही होगा या दो फूलों में हो जाएगा, पर यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट चाहिए, उनके दो फ्लावर होने चाहिए अलग अलग, है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एंथर स्टिग्मा, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम, एक ही टाइम में एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होता है। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, है ना। बाइसेक्शुअल फ्लावर है उसमें एंथर स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, और यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनमें मिक्स्ड फीचर मिलते हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट के। ये एक ही प्लांट में थे, ये दो अलग अलग प्लांट में थे, तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन में आप नए वेराइटीज़ प्लांट की नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा हो सकता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के एजेंट्स को। तो पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, और वाटर के थ्रू होता है। पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से, विंड से और वाटर से। पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है, जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो तो उसे ही हम कहते हैं एंटोमोफिली। इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज, मधुमक्खी, वेस्प, मोथ, बटरफ्लाई ये फ्लावर को विजिट करती हैं। भाई क्यों फ्लावर को विजिट करती हैं, इनको कौन सी मीटिंग करनी है, ये फ्लावर को विजिट करती हैं नेक्टर के लिए, जूस के लिए, रस के लिए, है ना। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली के लिए आपको क्या चाहिए, हनी बीज, वेस्प, मोथ, बटरफ्लाई, ये कहाँ जाएंगी, ये फ्लावर को के पास जाएंगी, फ्लावर को विजिट करेंगी। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इन्हें नेक्टर चाहिए। वाइल कलेक्टिंग नेक्टर, जब ये फ्लावर का जूस रस कलेक्ट कर रही होती हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से स्टिक कर जाते हैं, जो इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी पे कुछ पॉलन ग्रेन्स लग जाएंगे। व्हेन दिस इंसेक्ट विजिट अनदर फ्लावर, वो अब एक फ्लावर से उड़ी और दूसरे पे बैठ गई, तो जो पॉलन ग्रेन्स थे वो ब्रश्ड ऑफ हो जाएंगे, है ना। कुछ पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर है। एक मधुमक्खी एक फूल पे बैठी, वहाँ पर उसने कुछ पॉलन ग्रेन्स को लिया,
लिया नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बॉडी में चिपक के उसके साथ चला गया, वो दूसरे फ्लावर पे बैठी और वो जो पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी में लग कर आ गए थे वो वहाँ पर निकल जाएंगे, ब्रश ऑफ हो जाएंगे, तो ट्रांसफ़र हुआ ना पॉलेंस का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, पहला टू इंश्योर दैट इंसेक्ट विजिट देम, भाई ये इंश्योर कराना है कि इंसेक्ट विजिट करे, तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, पहले नेक्टरीज दैट प्रोड्यूस नेक्टर, सेकेंड स्वीट स्मेल हो, ब्राइट कलर्स हो, मीठी मीठी खुशबू उनके पास से आए, ब्राइट कलर हो, स्टिकी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा हो, स्टिकी हो, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हो। तो भाई इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए फ्लावर से, फ्लावर की स्वीट स्मेल हो, उस फ्लावर का खूब सुंदर सा कलर हो, स्टिकी स्टिग्मा हो, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हो। दे ऑल्सो हैव लार्ज लूजली अटैच्ड एंथर, और इनमें बहुत सारे लूजली अटैच्ड एंथर होने चाहिए, एंड स्टिग्मा हैंगिंग आउट ऑफ द फ्लावर, और स्टिग्मा फ्लावर से हैंग आउट कर रहा हो, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, जिससे वो क्या ट्रैप कर पाए, पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए। फिर से ध्यान से सुनो, इनमें लार्ज लूजली अटैच्ड एंथर्स हों और जो स्टिग्मा हो वो फ्लावर से बाहर की तरफ हैंग कर रहा हो, जिससे वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर पाए, जैसे जैसे यहाँ दिखाया है। क्या अरे यार, ये होता है बेटा हैंगिंग स्टिग्मा, है ना, इसको कहते हैं। ये जासौन का फूल है, जैसे चाइनीज़ रोज़ भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं, ये गुड़हल है और ये गुड़हल का हैंगिंग स्टिग्मा। एग्जाम्पल्स स्वीट पी, ऑर्किड्स, बटरकैप, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सालविया। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो बेटा फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, इसमें फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए। यहाँ पर फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड ऑफन वाइट इन कलर। विंड पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं यूजुअली उनका कलर वाइट होता है। बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है ना इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसका मीनिंग होता है डल कलर का, बहुत छोटा। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो यूजुअली वाइट कलर के होते हैं, ऑफन वाइट कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सुंदर दिखने वाले नहीं होते हैं, ब्राइट कलर नहीं होते हैं, इनमें स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। पर अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की हम बात करें तो ये लार्ज होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स में हैव सेंट और नेक्टर, फ्लावर में या तो सेंट होगा या नेक्टर होगा, ठीक है। फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, फ्लावर सेंट नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें, पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज, पॉलन ग्रेन्स आर लार्ज, रफ एंड स्टिकी, पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा होंगे, रफ होंगे, स्टिकी होंगे। पॉलन ग्रेन्स स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो रफ भी होंगे और स्टिकी भी होंगे। यहाँ पर स्टिग्मा स्टिकी होता है, नॉब लाइक होता है, यहाँ पर स्टिग्मा बड़ा होता है, फैदरी होता है ना, हवा से उड़ के जाए तो फैदरी होना तो ज़रूरी है। कैलैक्स करोला, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, है ना, एंड लार्ज, एंड दे प्रोटेक्ट एसेंशियल वर्ल्ड्स, एसेंशियल वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कैलैक्स और करोला। कैलैक्स और करोला आर रिड्यूस टू एक्सपोज एसेंशियल वर्ल्ड्स, और कैलैक्स और करोला इतने छोटे होते हैं कि एसेंशियल वर्ल्ड्स एक्सपोज हो जाते हैं, स्टैमिन, गाइनोशियम आपको दिखने लगते हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं होते। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बहुत वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन्स का, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। बेटा फिर से सुन लो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वहाँ कैलैक्स करोला बड़े होते हैं और ये एसेंशियल वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पर अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ कैलैक्स करोला ये एक्सपोज करते हैं एसेंशियल वर्ल्ड्स को, स्टैमिन्स को, गाइनोशियम को,